ठीक है, तो बेटा फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, वॉइस क्लियर है, आवाज आ रही है सबको? और अगर कोई पार्टिसिपेंट, ठीक है, 10 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। स्लीप इज नेचुरली रिकरिंग यस मैम। state of mind characterized by, okay beta, altered consciousness, relatively inhibited sensory activities, inhibition of nearly all voluntary muscles and reduced interaction with surroundings. Sleep क्या है? ये एक natural occurring state है, ऐसी state जो कि होनी है naturally, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड, इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्शियस लेवल आपका अल्टर होता है, जो कि आप अलर्ट होते हो, इसमें आप कम अलर्ट होते हो, यानी अलर्टनेस कम हो जाती है आपकी। एरोजल मैकेनिज्म इसमें होता है, आगे चल के हम पढ़ते हैं। इनहेबिट करता है ये सेंसरी एक्टिविटीज को, यानी सोते हुए आपको इतना ज्यादा महसूस तो नहीं ना होता। इनहिबिशन करता है ऑल वॉलेंटरी मसल्स की, और रिड्यूस करता है इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स। ये वाली आपकी स्टेट आपकी स्लीपिंग स्टेट कहलाती है, ठीक है। जब बेटा मैं इसको पढ़ रही थी तो फिर उसमें मैं डेली रिक्वायरमेंट्स पढ़ रही थी, तो एक एडल्ट बंदे की, यानी एक यूनिवर्सिटी फेलो की, जो यूनिवर्सिटी जाता हो, उस बंदे के लिए नींद 8 घंटे जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो भी रात की नींद, दिन की नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टे हैं, ठीक है, हम लोग बहुत सोते हैं और दिन में सोते हैं। सो व्हाट इज स्लीप एंड कोमा? स्लीप और कोमा में एक डिफरेंशिएट होना चाहिए। हमारे कुछ बंदे ऐसे सोते हैं कि पता नहीं चलता कि वो स्लीपिंग में है या कोमा में है, ठीक है, इतनी गहरी नींद। तो बेटा स्लीप इज अ स्टेट ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम विच अ सब्जेक्ट कैन बी अरोज्ड बाय एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई। अरोज्ड मींस जाग जाए, अपनी स्टेट ऑफ अलर्टनेस में वापस आ जाए, वेकफुलनेस में वापस आ जाए, अरोज्ड हो जाए, लेकिन एक एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई के साथ। यानी कोई सो रहा है, उसके ऊपर पानी फेंकोगे तो उठेगा, तेज आवाज में बोलोगे तो उठेगा, हिलाओगे तो एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई उसको दोगे तो वो अरोस्ट कर सके, इट्स स्लीप। कोमा में क्या होगा? अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर विच अ सब्जेक्ट कैन नॉट बी अरोस्ड, वो किसी भी स्टिमुलस से ना उठे, तो वो कोमा की स्टेज होती है। इसका डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, अगर मैं देखूं कि स्लीप के अंदर क्या हो रहा होता है, तो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, reticular activating system RAS control cyclic nature of sleep। जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है RAS, ये कंट्रोल करता है आपकी साइक्लिक नेचर ऑफ स्लीप, कि आपको इतने घंटे के बाद नींद खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। एक रिदम सेट है, एक सर्केडियम बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, उसके बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म कौन संभाल रहा होता है? हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS। During sleep, RAS experience few stimuli from the cerebral cortex and periphery of the body। RAS हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा सिस्टम है कि ड्यूरिंग स्लीप उस सिस्टम को कंटिन्यूअसली स्टिमुलस मिल रहा होता है। बेटा जैसे ही वो स्टिमुलस रुका, वेकफुलनेस अक्कर हो जाएगी। जस्ट एग्जांपल, wakefulness occur when this system is activated with stimuli। जब हम इस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे एक स्टिमुलस देने के बाद। मैंने पहले भी कहा स्लीप अरोज्ड पोजीशन है विद एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई। अगर किसी स्टिमुलस को देकर हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स में स्टिमुलेट करेंगे RAS सिस्टम को, या किसी पेरिफेरी या सेंसरी ऑर्गन या किसी सेल से स्टिमुलस करेंगे RAS सिस्टम को, तो इस सिस्टम के एक्टिवेट होने से वेकफुलनेस जाग जाएगी। नॉन एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये सारे के सारे एक्साइटेड हैं, ये सारे के सारे एक्साइटेशन कॉज करवाते हैं RAS में। RAS की एक्साइटेशन मींस वेकफुलनेस, अब बंदा जागना शुरू कर देता है। जब हम स्लीप की स्टेजेस पढ़ेंगे तो लास्ट वाली स्टेज जब स्लीप खत्म होने वाली होगी, उसमें 5 to 10% वेकफुलनेस, यानी हमारी बॉडी उठाने के लिए हमें, हमारी बॉडी सेरोटोनिन, हिस्टामिन्स,
एसिटाइलकोलिन्स, नॉन एपिनेफ्रिन्स, डोपामिन्स, ये सब रिलीज करेगी, इनमें से कुछ ना कुछ रिलीज करेगी, जो कि हमें आहिस्ता आहिस्ता एरोजल की तरफ लेकर आ रहा होगा और हमारी नींद खुल जाएगी एंड वेकफुलनेस। एग्री? गामा, गाबा, गाबा appear to be necessary for inhibition। आरएएस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हमारे जो हार्मोन्स हैं वो हैं नॉन एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। लेकिन उसको इनहेबिट करने के लिए हमारे पास है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये इनहेबिट करता है आरएएस को, यानी ये हमें सुलाता रहता है। तो आई लव गाबा हार्मोन्स। आप लोगों को कौन सा हार्मोन्स पसंद है? गाबा हार्मोन सुलाता रहता है, बहुत अच्छा है। स्टेजेस ऑफ स्लीप, नॉन एपिरेपिड। बेटा दो तरह की स्लीप्स होती है, रैपिड, रेम एंड रोम वाला हिसाब है ये। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, ये दो स्लीप की स्टेजेस हैं। हम इनको आगे चल के क्लियर करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। नॉन रैपिड eye movement sleep comprising about 70% of total 75% of total sleep consist on 4 stages। बेटा लाइट स्लीप है ये ऐसी स्लीप है जिसमें मेमोरी नहीं होती, ड्रीमिंग नहीं होती। ठीक है, चलिए डिटेल पढ़ते हैं इसके आगे। NREM नॉन, ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कंप्राइज करती है 75% हमारी टोटल स्लीप की। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 और 2 में 5% से 50% तक पर्सन सो रहा होता है, लेकिन वो लाइट स्लीप होती है, यानी इन एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई के बिना भी, लाइट स्टिमुलाई से भी बंदा एरोज्ड हो जाएगा, जाग जाएगा। कहते हैं ना कि बस मेरी अभी आंख लगी ही थी, मतलब मैं अभी सोने ही लगी थी, सो ही रही थी, अभी वो अनकॉन्शियस में जा ही रहा था कि किसी ने जगा दिया, तो वो लाइट स्लीप की स्टेज है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 each representing about 10% of total sleep time। ये सिर्फ 10% टोटल स्लीप टाइम का लेता है। डीप स्लीप स्टेज इसको कहते हैं। इसके अंदर हमारी जो स्लीप है वो डेल्टा स्लीप या स्लो वेव स्लीप आएगी। बेटा एक साइंटिस्ट हमारे इतने मतलब वेले होते हैं, उन्होंने एक बंदे को अपने क्लिनिक में बुलाया और उन्होंने उसके अंदर एक मशीन उसके ऊपर सेट की। उस मशीन के थ्रू उन्होंने उनका स्लीपिंग वेव्स चेक की। उन्होंने चेक किया कि बंदा जब स्लीप की जिस स्टेज में होता है तो ये वाली वेव शो करता है उसका ब्रेन। ठीक है, तो डेल्टा वेव डीप स्लीप की वेव है, स्लो वेव स्लीप, स्लीप गहरी नींद, डेल्टा स्लीप। हम आगे चल के इनकी स्लीप्स भी पढ़ेंगे, EEG पढ़ेंगे, इंसेफ्लो इकोकार्डियोग्राफी। आगे चल के हम इसको और क्लियर करेंगे। EEG में हम वेव्स पढ़ेंगे, बंदा किस किस स्टेज में होगा तो कौन कौन सी वेव आएगी। तो बेटा जो डीप स्लीप होती है स्टेज 3 एंड 4, डीप स्लीप टोटल स्लीप टाइप का 10%, उसमें बंदा डेल्टा स्लीप में होता है, यानी स्लो वेव स्लीप में, उसमें उसकी वेव स्लो होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टेजेस की ऐसे पढ़ते हैं। स्टेज नंबर 1 जो कि लाइट स्लीप है, डीप स्लीप नहीं, लाइट स्लीप। स्टेज नंबर 1 में ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप, ये सोने और जागने के बीच की आपकी स्टेज है, यानी आप जागते हुए सोने की तरफ आ रहे हो। लाइट स्लीप, थोड़ी सी वेकफुलनेस और थोड़ी सी स्लीप, उनके बीच की सेंटर की जो स्लीप है वो स्टेज 1 है। ये रिलैक्स्ड स्टेट है, ऐसी स्टेट जिसमें आपके सारे स्टिमुलसेस वाली चीजें आहिस्ता आहिस्ता, आपके थॉट्स, आपकी मूवमेंट्स, आपकी रैपिड आई मूवमेंट्स, आपकी मोटर मूवमेंट सब रुकना शुरू हो जाएंगी। इनवॉलेंट्री मसल्स जर्किंग, इनवॉलेंट्री मसल जर्किंग यानी मसल एक अपनी टोन को कम कर रहा है, क्योंकि मसल अब रिलैक्स होने लगा है ना बेटा, सोने लगा है मसल, तो मसल के अंदर जो टोन सेट है, मसल के अंदर जो टोन सेट है वो उससे कम जा रहा है,
तो जब टोन अपनी रिवर्स पोजीशन में जा रही होती है तो जर्की मूवमेंट्स, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स शो करती है, कभी कभी ऐसा होता है। स्टेज नॉर्मली लास्ट ओनली मिनट्स, स्टेज 1 सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट के लिए, ठीक उसके बाद वो सोने मतलब नींद में जा चुका होता है। कैन बी अरोज्ड इजीली, यानी वो सोने के लिए लेटा है, उसके 2 से 5 मिनट के दरमियान अगर आप उसको उठाओगे तो इजीली उठा सकोगे। उसके बाद जब वो 5 मिनट के बाद गहरी नींद में चला गया, स्टेज 2 या स्टेज 3 4 में चला गया, अब उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टिमुलस होना जरूरी है फॉर वेकफुलनेस। ठीक, कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 5% ऑफ टोटल स्लीप। 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम लेके वो स्टेज 1 क्रॉस कर जाएगा। हमारी टोटल स्लीप का 5% ये स्टेज होती है। स्टेज 2, पर्सन फॉल्स इनटू अ स्टेज ऑफ स्लीप। अब बंदा नया नया स्लीपिंग स्टेज में पहुंचा है। कैन बी अरोज्ड विथ रिलेटिव ईज, रिलेटिव ईज को खत्म करने से भी वो उठ जाएगा। बेटा थोड़े से स्टिमुलस से नहीं, लेकिन थोड़े से ज्यादा स्टिमुलस से बंदा स्टेज 2 से भी उठ जाएगा, अरोज हो जाएगा, जाग जाएगा, वेकफुल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूट इसके 50 to 55% तक वो बंदा स्टेज 2 में रहता है अपना टोटल स्लीपिंग टाइम के। स्टेज नंबर 3, डेप्थ ऑफ द स्लीप इंक्रीज या एरोजल बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। अब उसको जगाना थोड़ा मुश्किल हो गया, अब उसको जगाना थोड़ा मुश्किल हो गया, यानी अब उसको एप्रोप्रिएट स्टिमुलस देना जरूरी हो गया। 10% स्लीप का जो हमारा हिस्सा है वो स्टेज 3 में गुजरता है। एग्री? लास्ट वन इज स्टेज नंबर 4। बेटा ये सारी स्टेजेस नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की हैं। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में हम अभी नहीं पहुंचे, ठीक है। स्टेज नंबर 4, रीच द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द स्लीप। अब बंदा इतनी गहरी नींद में है कि अब उसको इरोज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होना शुरू हो जाएंगी। ये आपने सुना होगा, आपका हार्ट रेट, आपका ब्रीथिंग रेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मेटाबॉलिक रेट नींद में कम हो जाता है। बेटा जब ये तीनों फिजियोलॉजिकल रेट नींद में कम होते हैं, दैट्स मीन फिजियोलॉजिकल चेंजेस ना, तो स्टेज 4 में आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, जिसमें आपका मेटाबॉलिक रेट, ब्रीथिंग रेट, कार्डियक रेट, हार्ट रेट सब कम होता है, क्योंकि कम जरूरत होती है। एग्री? REM स्टेज स्लीप। बेटा ऐसी स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इट इज मोर डिफिकल्ट टू अरोज अ पर्सन ड्यूरिंग रैम स्लीप। ड्यूरिंग नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की 3 स्टेजेस में तो हम बंदे को आराम से उठा सकते हैं। रैपिड आई मूवमेंट स्टेज या ये वाली स्लीप में हम बंदे को बहुत मुश्किल है उठाना। इन नॉर्मल एडल्ट रेम जो गहरी नींद होती है वो सिर्फ 20 से 25% के लिए आती है, वो भी नाइट टाइम में। डे टाइम में आप 12 घंटे भी सो, आप REM में नहीं सोते बेटा, और REM की नींद करना बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। People who are waking during the REM state almost always report that they have been dreaming. REM स्टेज से अगर आप किसी बंदे को उठा लोगे तो बंदा उठते बोलेगा कि मैं ख्वाब देख रहा था। REM स्टेज आपकी मेमोरी रिकॉल स्टेज है, ऐसी स्टेज कि जो आप करना चाहते हो या जो आपसे रह गया है या जो आप करते करते सो गए हो, वो आपका इस स्टेज में आपके ड्रीम में आ जाएगा, आपकी ब्रेन में आ जाएगा। अ पर्सन who is deprived of REM से उठाया उसको for several nights generally then spend more time in REM sleep on successive nights। बेटा कुछ रातें हमारे पास जरूरी काम हो और हम गहरी नींद ना सो सकें, जस्ट लाइक एग्जाम्स के डेज। एग्जाम्स के डेज के बाद जब हमें टाइम मिलेगा और जब हम सोएंगे तो उस टाइम हमारा REM स्टेज ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि REM स्टेज कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अगर कुछ पिछली रातों में उसकी नींद पूरी नहीं हुई REM वाली नींद, तो अगली नेक्स्ट रातों में वो REM का टाइम पीरियड 25% से 50% कर देगा, डबल कर देगा, लेकिन अपनी REM वाला टाइम पीरियड पूरा करेगा।
सक्सेसिव नाइट्स में जब उनको नींद पूरी करने का पूरा टाइम है उनके पास, वो अपनी नींद को पूरा करते हैं, REM स्टेज चलाते रहते हैं। ठीक है, एग्री? चलें, REM स्टेज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये, आईज डार्ट बैक एंड फोर्थ क्यूकली, आई मूव करेगी फ्लो टू एंड फ्रो। ठीक है, हमें महसूस नहीं होगा, ना बंदे देखने वाले को। स्मॉल मसल ट्विचिंग सच एज एन ऑन फेस, ये हो रहा होगा। कभी ऐसा होता है ड्रीमिंग में आप बोलो कि यार ये लगता है कोई ख्वाब देख रहा है क्योंकि स्माइल कर रहा है सोते हुए। तो जो सोते हुए स्माइल कर रहा है वो कोई ख्वाब देखकर स्माइल कर रहा है, तो वो उस वक्त REM स्टेज में, उसके स्मॉल मसल्स ट्विचिंग कर रहे हैं, लार्ज मसल्स इमोबाइल हैं, ऐसे इमोबाइल कि वो रिजेंबल कर रहे हैं पैरालिसिस की तरह। यानी इस स्टेज में कि अगर वो किसी खराब सी पोजीशन में पड़े हुए हैं, उसका हाथ अगर उसके बॉडी के नीचे दब रहा है तो दबता रहेगा, उसे पता नहीं चलेगा। इट्स एक्ट लाइक जस्ट अ पैरालाइसिस मसल। रेस्पिरेशन इरेगुलर होगी, सम टाइम एपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कॉज हो जाएगी उसको। क्यों? क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है। रैपिड या इरेगुलर पल्स जनरेट होगी, ब्लड प्रेशर उसका फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ेगा या नॉर्मल होगा। इंक्रीज हो जाएंगी उसकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर रेज कर जाएगा। इनसाइफ्लोग्राम ट्रेसिंग एक्टिव, इनसाइफ्लोग्राम बेटा जो मैं आपको आगे चल के ETT पढ़ाने वाली हूँ ना, वेव्स पढ़ाने वाली हूँ, उसकी बात कर रही हूँ, वो उसमें एक्टिव होगा, REM में एक्टिव होगा। NREM में स्टेज 4 में बिल्कुल स्लो होगा, डेल्टा होगा। REM sleep enter from a stage 2 of non-rapid eye movement sleep and re-enter non-rapid eye movement sleep। मतलब बेटा नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की जो स्टेजेस है उसमें स्टेज 2 से लेके स्टेज 4 तक REM बन सकती है। कॉन्स्टिट्यूट करती है अबाउट 20% से 25% ऑफ स्लीप। मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको इस स्लाइड में कि नॉर्मल एडल्ट में REM 20 से 25% टोटल स्लीप का हिस्सा होती है। ये थी इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स। बेटा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग NREM और REM हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं, लेकिन हम ग्राफ में पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल काम, ब्रेन एक्टिविटी। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में ब्रेन एक्टिविटी डिक्रीज होगी फ्रॉम वेकफुलनेस, जागने से थोड़ी कम होगी। मैम जी बेटा। मैम मेटाबॉलिज्म NREM में डिक्रीज होता है। जी बेटा, और REM में, मैम आवाज आ रही? जी बेटा आ रही है, इंक्रीज REM होता में है। बढ़ जाता है। NREM स्टेज 4 स्टेज 3 में मेटाबॉलिज्म कम होता है, हार्ट रेट कम होता है, रेस्पिरेशंस कम होती हैं क्योंकि हमें नीड ही नहीं होती उस वक्त। ठीक, और REM में मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, BP फ्लक्चुएशन सब हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट। ब्रेन एक्टिविटी की बात करें तो जागने से थोड़ा जागने से थोड़ी कम होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1 2 कोई भी। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट इंक्रीज होती है मोटर एंड सेंसरी एरियाज में हमारी ब्रेन एक्टिविटी, while other areas are similar to non rapid eye movement। ब्रेन एक्टिविटीज यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट दोनों को देखो ना, तो जो नॉन वाली है उसमें ब्रेन एक्टिविटी हमारी जागने से थोड़ी कम होती है, लेकिन रैपिड वाली में हमारी ब्रेन एक्टिविटी सेंसरी और मोटर एरिया की ज्यादा होती है और बाकियों की कम होती है। हार्ट रेट देखो तो नॉन वाले में हमारा हार्ट रेट स्लो होता है, नॉन वाली स्टेज 3 स्टेज 4 में हमारा हार्ट रेट कम होता है, और रैपिड वाली में हमारा हार्ट रेट ज्यादा होता है। इतना ज्यादा भी नहीं कि वो डिजीज बन जाए, बस इतना ज्यादा कि रैम नॉन से ऊपर होता है, नॉन रैपिड से ज्यादा ही होता है रैपिड में, वेकफुलनेस जितना नहीं, कम, लेकिन नॉन रैपिड से थोड़ा ज्यादा। ब्लड प्रेशर भी वेकफुलनेस से कम होता है नॉन रैपिड में,
लेकिन रैपिड में नॉन रैपिड से ज्यादा होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक भी वेकफुलनेस से कम होती है नॉन में, लेकिन रैपिड में सिंपैथेटिक होती है, लेकिन वेकफुलनेस जैसी नहीं, उससे कम ही, यानी एन से ऊपर। मसल टोन सिमिलर होती है वेकफुलनेस जैसी। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में मसल अभी ठीक से रिलैक्स नहीं होते, लेकिन रैपिड आई मूवमेंट में मैंने आपको बताया मसल्स एक्ट लाइक अ पैरालिसिस। इतनी उनकी टोन एब्सेंट होती है कि वो पैरालिसिस की तरह लग रहे होते हैं। ब्लड फ्लो टू द ब्रेन नॉन रैपिड आई मूवमेंट में कम होगा, रैपिड आई मूवमेंट में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ब्रेन के सेंसरी और मोटर एरियाज, नंबर फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि ब्रेन के सेंसरी और मोटर एरियाज काम कर रहे हैं, वो मेमोरीज स्टोर कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सोना जरूरी है, इसलिए सोना जरूरी है कि जब सोते हैं तो हम अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम अपने सारे वाक्यात को अपनी पोस्ट मेमोरी स्टेज में भेज रहे हैं ड्यूरिंग स्लीप। हमारी बॉडी को रेस्ट मिल गया है, अब बॉडी अपने लिए कुछ काम करेगी, अब बॉडी अपने ऊपर कुछ काम करेगी, अपने आप को सेट करेगी। ठीक। रेस्पिरेशन वेकफुलनेस से नॉन रैपिड में कम होती है, लेकिन रैपिड में रेस्पिरेशन होती है। एयरवे जी, बैक टू द क्लास स्टूडेंट्स। एक्चुअली इंटरनेट इशू था, सो नाउ स्टार्ट। एयरवे रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इंक्रीज फ्रॉम वेकफुलनेस, इंक्रीज फ्रॉम वेकफुलनेस एंड वेरीज, इंक्रीज कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। एयरवे रेजिस्टेंस बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड एट लोअर सेट पॉइंट देन वेकफुलनेस, यानी उससे थोड़ा कम होगा बॉडी टेम्परेचर। शिवरिंग इनिशिएटेड अगर लोअर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर कम होगा तो शिवरिंग होगी। इज नॉट रेगुलेटेड, रैपिड आई मूवमेंट में टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, ना शिवरिंग होगी ना स्वेटिंग होगी, तो टेम्परेचर जितना बॉडी का है उतना ही रहेगा। ठीक है। सेक्सुअल एरोजल्स अक्कर इनफ्रीक्वेंटली नॉन रैपिड में, लेकिन रैपिड में ज्यादा होगी। नॉन रैपिड में आपको सेक्सुअल एरोजल यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करने की जो डिजायर है, नॉन रैपिड में कभी कभी होगी, और रैपिड आई मूवमेंट में अक्सर आपको हो सकती है, ग्रेटर होगी, मतलब नॉन रैपिड से तो ज्यादा ही होगी। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी स्लीप को, डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस, मोटिवेशंस, कल्चर आपका, लाइफस्टाइल हैबिट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सब चीजें आपकी स्लीप को इफेक्ट करती हैं। ठीक। स्लीप एंड ईईजी, ईईजी एक मशीन है, उसमें हमें रिकॉर्ड करना है कि हमारी स्लीप किस तरह की हो रही है। ईईजी इंसाइक्लो इकोग्राफ, इंसाइक्लो इकोग्राम मशीन, और वो जो ग्राफ देगी इंसाइक्लो इकोग्राफ, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड ईईजी। In 1930, German psychiatrist Hans Berger was the first to analyze the EEG wave systematically, and it's referred as Berger's waves. साइंटिस्ट का नाम देना तो जरूरी है ना, वरना वो नाराज हो जाते हैं। तो बर्गर वेव्स हम कहते हैं इन वेव्स को। उसने वेव्स जब उसने डिटेक्ट की और उसने बताया तो उसने कहा 4 किस्म की वेव्स आ रही होती हैं, अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव एंड डेल्टा वेव। किस तरह? बेटा ये टेबल समझे, आपको समझ आ जाएगी। बीटा वेव्स, while you are reading this you are in a beta waves, this is a normal waking state। बेटा ये मेरी ऐसी स्टेज है जिसमें मैं आराम से बैठी हुई हूँ, इस वक्त मेरी जो ब्रेन है वो बीटा वेव्स जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो अवेक है, जाग रहा है। क्लास में आधे बच्चे इस वक्त अल्फा वेव पे होंगे और आधे बच्चे इस वक्त थीटा वेव पे होंगे, और कुछ मेरी तरह बिल्कुल ही डेल्टा पे पहुंच गए होंगे, है ना? ऐसा ही है ना क्लास? बेटा आप जोक पे हंसा तो करो। सो ब्रेन वेव्स की फ्रिक्वेंसी देखें तो इस वक्त बीटा वेव्स में कुछ ही अच्छे बच्चे हैं जो इस वक्त बीटा वेव्स में बैठे हैं, यानी बिल्कुल एक्टिव।
Alpha wave, you are in a alpha wave when listening to music, watching the TV. म्यूजिक देख सुनते हुए, टीवी देखते हुए आपकी बॉडी आधी रिलैक्स होती है. बॉडी आधी रिलैक्स मतलब आपको इतना ज्यादा सराउंडिंग्स का आइडिया नहीं होता. सेकेंडली, आपकी मसल टोन पहले से कम होती है क्योंकि कोई मोटर एक्टिविटीज ही नहीं है. आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा क्योंकि आप आराम से बैठे हुए हो. समझ आई? तो वाइल लिसनिंग अ म्यूजिक आपकी ब्रेन एक्टिविटीज अल्फा पे होती है. 8 to 13 साइकिल पर सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी है. CPS साइकिल पर सेकंड है. थीटा, यू आर ऑन थीटा व्हेन यू आर इन अ प्री स्लीप. आप सोने के लिए लेटे हो, स्टेज 1 और स्टेज 2 पे हो. तो बेटा स्टेज 1 स्टेज 2 पे आप इस वक्त थीटा में स्टेज पे हो. आपकी वेव्स जनरेट हो रही हैं थीटा वेव्स. डेल्टा वेव्स इज अ हाई क्वालिटी रीजनरेटिव स्लीप्स. दिस इज द डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप. जो हमने स्टेज 3 स्टेज 4 को हमने कहा था कि ये डेल्टा स्लीप है यानी स्लो वेव स्लीप है. तो बेटा वो है उसकी डेल्टा स्पेस. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ स्लीप क्या होगा? स्लीप अकर्स, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप मैंने आपको पढ़ा दी. RAS मेथड, रेटिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम, RAS मेथड. बेटा लास्ट की 20 स्लाइड्स हैं. अगर मेरा लैपटॉप बंद हो जाए तो हम मोबाइल से उसे कंटिन्यू करेंगे. मीटिंग को रीज्वाइन कीजिएगा. ठीक है. मीटिंग को लेफ्ट कीजिएगा फिर रीज्वाइन कीजिएगा तो आपको मोबाइल से मिलेंगी. Sleep occurs due to the activity of sleep-inducing centers in the brain. Stimulation of these centers induce sleep. बेटा मैकेनिज्म ऑफ स्लीप में स्लीप के कुछ सेंटर्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वो उसको स्टिमुलेट करेगा तो वो स्लीप को इंड्यूस करवाएगा. इंड्यूस मतलब बॉडी में किसी चीज का जज्ब करवाना, किसी चीज को बॉडी के अंदर जगाना. तो वो स्लीप को इंड्यूस करवाएगा और बॉडी स्लीपिंग की तरफ जाने लगेगी. द मोस्ट कॉन्सिपिशियल stimulation are for causing almost natural sleep is the raphe nuclei of lower half of the pons and medullae. बेटा पॉन्स और मेडुला के अंदर होते हैं हमारे स्लीपिंग सेंटर्स. रेफाई न्यूक्लियाई बेटा रेफाई कहते हैं अलाइन चीजों को. रेफाई ऐसे कह सकते हैं. हमने मसल रेफाई भी तो पढ़े थे, हमने टेंडन रेफाई भी पढ़े थे, हमने मेम्ब्रेन रेफाई भी पढ़े थे. लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल चीजें जो साथ साथ चलें रेफाई कहलाती हैं. नेचुरल स्लीप में रेफाई न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस साथ साथ रखे हुए पॉन्स और मेडुला में. पॉन्स और मेडुला में जो न्यूक्लियस रखे हैं वो उस वक्त स्लीप सेंटर्स हैं और बेटा वो स्टिमुलेट होंगे. स्टिमुलेशन होना इन न्यूक्लियस का टेक्टस सेलिटोरियस का इंटर करेगा ब्रेन को बाय वेगस और ग्लेसोफ्रिंजियल नर्व्स. वेगस नर्व बेटा क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व है. वेगस नर्व के जागने से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है. जब हमारा बीपी हाई होता है ना तो नर्वस सिस्टम उसको बीपी को रेगुलेट करने के लिए क्या करता है? टेक्टस सेलिटोरियस यानी मेडुला के अंदर जाकर वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है. वेगस नर्व जैसे स्टिमुलेट होती है तो वो क्या करती है? वो हार्ट रेट को कम कर देती है, रिलैक्स कर देती है. हार्ट रेट के कम होने से हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है. ये तो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा फर्स्ट ईयर में. मुझे टॉपिक का नाम तक याद है. फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये टॉपिक है जिसमें वो बताते हैं कि बीपी को जब बीपी बढ़ जाता है तो नर्वस सिस्टम उसको रेगुलेट करने के लिए वेगल स्टिमुलस करता है. वेगल टोन को स्टिमुलेट करता है. वेगल टोन का बढ़ना मतलब वेगस नर्व का इंक्रीज होना. वेगस नर्व इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व. यहाँ भी वेगस नर्व जब इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, वेगस नर्व इनहेंस होगी तो वो पैरासिम्पैथेटिक को उसके अंदर हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव कर देगी. पैरासिम्पैथेटिक हमें लेजी करेगा यानी कि नींद जगाएगा. तो क्या होगा बेटा? वेगस नर्व और ग्लेसोफ्रेंजियल न्यूरल नर्व की वजह से हमारी बॉडी में स्लीप प्रोड्यूस होगी. एग्री? स्टिमुलेशन ऑफ सेवरल रीजन ऑफ डायनसेफ्लॉन कैन आल्सो हेल्प प्रमोट स्लीप. डायनसेफ्लॉन क्या है बेटा? डायनसेफ्लॉन क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक है मेटासेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, इंसेफ्लॉन. ये आप न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ के आए. आपने भी न्यूरो एनाटॉमी नहीं पढ़ी. नर्वस सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी में
है ये टॉपिक। डाइनसेफ्लॉन इज एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। डाइनसेफ्लॉन के बहुत सारे एरियाज को भी जगाने के बाद हमारी स्लीप प्रमोट होती है हमारी बॉडी के अंदर। रोस्ट्रल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस मेनली इन द सुप्राचाइजमल एरिया। सुप्राचाइजमल एरिया यानी चाइजमा। चाइजमा क्या है बेटा? ऑप्टिक नर्व जब ब्रेन से निकलती है तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है और ऑप्टिक नर्व जो हमारी आई की नर्व है वो बनाती है चाइजमा, और ये चाइजमा हाइपोथैलेमस के साइड में बनता है, यानी दोनों नर्व हाइपोथैलेमस के लेटरली आती हैं और हाइपोथैलेमस के आगे क्रॉस करके चाइजमा बनाती हैं। तो बेटा न्यूरो एनाटॉमी में आप इसको अच्छे डिटेल से पढ़ोगे। तो रोस्टर जो हाइपोथैलेमस का जो चाइजमल एरिया है वहां से भी हमारी स्लीप इंड्यूस होती है। सो द summary of this slide is that sleep induced by different method. Number one method, sleep induced by the stimulation center, sleep center of the brain. Number two, sleep center इंड्यूस होंगे बाय द न्यूक्लियस ऑफ पोन्स एंड मेडुला। नंबर थ्री, स्लीप इंड्यूस होगी बाय स्टिमुलेटिंग वेगस एंड ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। नंबर फोर, स्लीप इंड्यूस होगी बाय स्टिमुलेशन ऑफ डाइनसेफ्लॉन। नंबर फाइव, स्लीप इंड्यूस होगी बाय द सुप्राचाइजमल एरिया एक्टिवेशन। बेटा मैकेनिज्म ऑफ स्लीप में आप